इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने लूप्स के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स की कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है डिसीजन मेकिंग और दूसरा वर्ड है स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट्स का मतलब आप जानते हैं, एक इंस्ट्रक्शन। और इस यहाँ डिसीजन मेकिंग, तो देखिए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का हम जब यूज करते हैं जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है। तो मान लीजिए हम प्रिंट करवाना चाहते हैं कि अगर हमारा नंबर 10 से छोटा हो तो स्क्रीन पर 2 प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास एक डिसीजन है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये हमारा नंबर 10 से छोटा है या नहीं, और इसका आंसर आएगा ट्रू फॉल्स में। या तो वो नंबर 10 से छोटा होगा, अगर वो 10 से छोटा नहीं है तो वो 10 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर हमें एक डिसीजन लेना पड़ेगा जिसका आंसर ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। और अगर वो ट्रू हो, प्रिंट ट्रू हो जाए, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो, वो ट्रू ना हो, तो उसके लिए कुछ भी प्रिंट ना हो। तो इसलिए हमने इसमें क्या किया, इसमें हमारे पास एक कंडीशन थी। तो इन्हीं कंडीशंस को चेक करने और इनको एग्जीक्यूट करने के लिए ही हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है इफ स्टेटमेंट। तो देखिए, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। हम सबसे पहले लिखते हैं इफ, और उसके बाद एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं कंडीशन, और उसके बाद करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। और देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो भी हमने करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स लिखे हैं ये एग्जीक्यूट होती हैं, ये रन होती हैं। और अगर ये फॉल्स होती है तब हमारी ये स्टेटमेंट्स रन नहीं होती। तो हमें इस बात का याद रखना है, हमारी ये कंडीशन अंदर ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट्स रन होगी। क्योंकि इफ का हमारा हिंदी में मतलब होता है अगर, कि अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही स्टेटमेंट हम रन करवाना चाहते हैं इफ की हेल्प से, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये ब्रैकेट्स हटा सकते हैं और सीधा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और लास्ट में हम सेमीकोलन लगा देंगे। और इस बात का हमें याद रखना है कि कंडीशन के बाद में सेमीकोलन नहीं आता है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में हम एक बिग नंबर फाइंड करेंगे। हमारे पास दो नंबर होंगे ए और बी, और उनमें से हमें बिग नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने तीन इंटीजर टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर किए, ए बी और बिग। और स्कैनफ की हेल्प से हमने ए और बी को स्कैन किया, ए और बी का इनपुट लिया, और उसके बाद हमने ए को बिग में स्टोर कर दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पर इफ के अंदर एक कंडीशन लिखी कि अगर इफ बी इज ग्रेटर देन ए, कि अगर हमारा बी ए से बड़ा है तो बिग के अंदर बी स्टोर हो जाए। और लास्ट लाइन में हमने प्रिंट एफ बिग नंबर इज परसेंटेज डी, और बिग को प्रिंट करवा दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने सबसे पहले लिखा था बिग इज इक्वल टू ए। सबसे पहले बिग के पास थी ए की वैल्यू, और अगर हमारा बी ए से बड़ा है तो यहाँ पर इफ की हेल्प से हमारे बिग के अंदर बी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और अगर हमारा बी ए से बड़ा नहीं है तो उसका मतलब है कि यही बिग की वैल्यू सही है, और यही वैल्यू यहाँ लास्ट में प्रिंट हो जाएगी। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला स्टेटमेंट रन होता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, और हम सीधा ही इस लास्ट वाले स्टेटमेंट पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पर बिग की वैल्यू प्रिंट करवा देंगे जिस वैल्यू में ए स्टोर होगा। और जिस तरह हमारा इफ स्टेटमेंट होता है उसी तरह हमारा एक और स्टेटमेंट होता है इफ एल्स। तो देखिए, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो जो हमने ऊपर पढ़ा इफ स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पर भी सेम रहेगा कि अगर इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी तो ये लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी, ये ब्रैकेट के अंदर वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज है कि अगर वो फॉल्स होंगी तो यहाँ पर ये एल्स वाला स्टेटमेंट रन होगा। अगर हमारी इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर वैल्यू ट्रू होगी तो ये वाला ऊपर वाली स्टेटमेंट्स रन होंगी जो इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच आ रही हैं, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाली ये वाली स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। तो यहाँ पर एक बार में एक ही स्टेटमेंट्स रन होंगी, या तो इफ की स्टेटमेंट्स चलेंगी या फिर एल्स की स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो इसको हमें याद रखना है। तो मैं एक और बार दोबारा बता देता हूँ कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तब तो ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी जो कि इफ के नीचे लिखी हैं, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी
तो ये एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। और इसमें हमें एक बात का याद रखना है कि हम एल्स को कहीं भी अकेला नहीं लिख सकते। एल्स को हम जब ही लिखेंगे जब हम इफ का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट हो, एक सिंगल स्टेटमेंट हो, तो उसको हम इस प्रकार से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं होगी। फाइंड द नंबर इज इवन और ऑड, तो यहाँ पर हम यूजर से एक नंबर इनपुट करवाएंगे और उस नंबर को हम चेक करेंगे कि वो ओड है या इवन। देखिए, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने एक इंटीजर ए डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने स्कैनफ की हेल्प से उस ए में एक वैल्यू स्टोर करवा ली, और उसके बाद हमने यहाँ पर इफ के अंदर एक कंडीशन लिखी, इफ ए मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने डबल इक्वल टू लगाए, तो डबल इक्वल टू में हम कंपेयर करते हैं। अगर और मॉडुलस ऑपरेटर हमारा क्या करता है, तो मॉडुलस ऑपरेटर की हेल्प से हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो अगर हमारा ए 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो उसका मतलब है कि वो एक इवन नंबर होगा। जैसे 4 हमारा एक इवन नंबर है, तो वो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है। तो अगर ए मॉडुलस 2 0 के इक्वल होगा तो हम प्रिंट करवाएंगे द नंबर इज इवन। और उसके बाद हमने लिखा है एल्स, कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो और वो फॉल्स हो तो हम प्रिंट करवाएंगे नंबर इज ओड। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा। और इसके बाद हमारा अगला स्टेटमेंट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ में हम क्या करते हैं, इफ के अंदर हम और इफ स्टेटमेंट्स लगा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने इफ के अंदर एक स्टेटमेंट लगाया जिसमें हमने एक कंडीशन लिखी, कंडीशन 1, और इस इफ के अंदर हमने एक और इफ लगा दिया जिसमें हमने लिखा इफ कंडीशन 2। एक हमने नई कंडीशन लिखी, और अगर ये पहली वाली कंडीशन जब ट्रू होगी और अगर हमारी दूसरी कंडीशन भी ट्रू होगी तब ये हमारी स्टेटमेंट ये वाली रन होगी। और ये दूसरी कंडीशन के साथ हमने एक एल्स पार्ट भी लगाया है इसका यहाँ पर नीचे। तो अगर हमारी कंडीशन 2 फॉल्स होगी तब हमारी ये एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी। तो इसको हमें याद रखना है। मैं एक और बार दोबारा बता देता हूँ कि सबसे पहले हमारी ये पहली कंडीशन चेक होगी। अगर हमारी ये कंडीशन कंडीशन 1 ट्रू होती है तभी ये वाली इफ एल्स की स्टेटमेंट्स चेक होंगी, और अगर हमारी कंडीशन 2 ट्रू होती है तब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और अगर ये कंडीशन 2 फॉल्स होती है तब हमारी ये एल्स वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो इस प्रकार से हमारा नेस्टेड इफ काम करता है। और उसके बाद हमारी अगली स्टेटमेंट्स हैं एल्स इफ लैडर। तो देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एल्सिफ एल्सिफ लगा के कई सारी कंडीशंस लिखते हैं, और जो कंडीशन ट्रू होती है उसके बाद वो लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने कंडीशन लिखी, इफ हमने स्टेटमेंट लगाया उसके अंदर हमने कंडीशन लिखी। ये कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा ये एल्स पार्ट चलेगा इसका। और इस एल्स पार्ट एक और इफ लगाया है, और इस एल्स पार्ट में आकर ये इफ कंडीशन दोबारा चेक होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और अगर इस इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और इसके अंदर हमने एक और इफ लगाया हुआ है जिसके अंदर हमने एक और कंडीशन लिखी है, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट 3 चलेगा, और अगर फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स चलेगा। तो हमें इसमें ये याद रखना है कि ये दोनों इफ एल्स एक साथ हैं, और ये दोनों एक साथ, और ये दोनों एक साथ। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये वाला एल्स चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला एल्स पार्ट चलेगा, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके बाद ये वाला एल्स पार्ट चलेगा। तो अब हम अपना आखिरी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो है स्विच स्टेटमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंटेक्स देखेंगे। तो इसके सिंटेक्स में हम लिखते हैं स्विच, और उसके अंदर हम एक लिखते हैं केस। तो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम एक वेरिएबल की वैल्यू लिखेंगे, और उस वेरिएबल को हम यूजर की हेल्प से इनपुट कराएंगे। तो करली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे केस, और इसके अंदर हम लिखेंगे वैल्यू 1। यहाँ पर हम कोई वैल्यू लिखेंगे, और अगर ये वैल्यू इस केस की से मैच कर जाती है तो हमारी ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी। और इस स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा ये ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से
ये स्विच स्टेटमेंट का काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए ब्रेक स्टेटमेंट को हम आगे आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हम लूप से या फिर हम स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये स्टेटमेंट 1 के चलने के बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाएंगे और हमारे प्रोग्राम में इस ब्रैकेट के बाद वाली लाइनें एग्जीक्यूट होंगी और ये यहाँ पर जितनी भी स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है। यहाँ पर हम एक वैल्यू 1 लिखेंगे। अगर इस केस की वैल्यू 1 यहाँ पर लिखी वेरिएबल से मैच हो जाती है तो हमारा ये स्टेटमेंट 1 चलेगा और इसके चलते ही इस ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए ये केस वैल्यू 1 से मैच नहीं करता तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट केस वैल्यू 2 चेक होगी और अगर ये वैल्यू 2 से मैच कर जाता है तो ये स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पर फिर से ब्रेक स्टेटमेंट हम लिखेंगे और ब्रेक की हेल्प से ये स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल आएगा। तो मान लीजिए कि अगर हमारा केस वैल्यू 2 से भी मैच नहीं होता तो ये स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम अपना कोई भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो हम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो हमारा ये डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट चलेगा। तो अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो इसको हम एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझेंगे, उससे आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कैलकुलेटर का। हम स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से एक कैलकुलेटर बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है इंट ए और बी। इन दोनों वेरिएबल को हम यूजर से इनपुट करवाएंगे और इनके ऊपर हम ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशन का मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन, जो भी हम करवाना चाहें वो हम इन दोनों वेरिएबल पर करेंगे। और ए और बी को डिक्लेयर करने के बाद हमने अपना एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया ओ, जिसको हमने कैरेक्टर टाइप का लिया और इस कैरेक्टर ओ में हम यूजर से पूछेंगे कि वो क्या करवाना चाहता है और उसको हम ओ में स्टोर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने स्कैनएफ की हेल्प से ए और बी को इनपुट किया है और उसके बाद हमने प्रिंट एफ की हेल्प से यूजर से पूछा है एंटर ऑपरेशन प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवीजन। तो यहाँ पर यूजर इन चार ऑपरेटर्स में से कोई एक ऑपरेटर प्रेस करेगा, इनपुट करेगा और वो ऑपरेटर ओ में स्टोर हो जाएगा। उसके ओ में स्टोर होने के बाद हम लिखेंगे स्विच ओ। तो यहाँ पर हमने स्विच में ओ स्टोर करवा दिया है और उसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है केस प्लस, कि अगर ये ऑपरेटर प्लस है, यहाँ पर ऑपरेटर की वैल्यू प्लस है तो हमारा ये स्टेटमेंट चले। और इस स्टेटमेंट के अंदर में हमने लिखा है प्रिंट एफ सम परसेंटेज टी, और यहाँ पर परसेंटेज टी की जगह प्रिंट हो जाए ए प्लस बी। तो जो भी ए प्लस बी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर परसेंटेज टी की जगह प्रिंट हो जाएगी और ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। और इसी प्रकार हमने यहाँ पर दूसरा केस लिया है, केस मल्टीप्लाई का, जिसमें हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल लिख दिया है। अगर यूजर ने ये वाला सिंबल इनपुट किया है तो हमारा ये सेकंड केस चलेगा जिसमें प्रिंट होगा द प्रोडक्ट इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद ब्रेक की हेल्प से ये भी बाहर आ जाएगा। जो भी केस मैच कर जाएगा वही स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितने भी केस दे सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट केस भी दे सकते हैं कि अगर कोई भी केस मैच ना हो तो यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया है रॉन्ग ऑपरेशन, और उसके बाद हमने इसको ब्रेक कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। तो अब हम इफ स्टेटमेंट को प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने stdio.h फाइल को इंक्लूड किया और इसके बाद void मेन में हमने अपना मेन प्रोग्राम लिखा। सबसे पहली लाइन में हमने इंट ए, बी और बिग तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसके बाद प्रिंट एफ की हेल्प से हमने स्क्रीन पर प्रिंट करवाया एंटर टू नंबर्स। और उसके बाद स्कैन एफ की हेल्प से हमने दो वैल्यूज को इनपुट करा लिया और उसके बाद हमने बिग में ए को स्टोर करा लिया। तो देखिए इसके बाद हमने यहाँ पर अपनी इफ स्टेटमेंट लगाया और इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने कंडीशन लिखी कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए, कि अगर हमारा बी ए से बड़ा है तो बिग इज इक्वल टू बी लाइन एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसका मतलब है कि अगर बी से हमारा ए से बड़ा है तो बिग में बी स्टोर हो जाए। और उसके बाद हमने लास्ट लाइन में प्रिंट एफ बिग नंबर इज परसेंटेज डी, यानी कि हमने अपना बिग नंबर प्रिंट करवा लिया। तो देखिए अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी, अगर हमारा बी ए से बड़ा नहीं होगा तो हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमारे बिग में ए ही स्टोर रहेगा। तो इस प्रकार से हम दो नंबरों में से बड़ा नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं।
तो मैंने 2 नंबर इसमें इनपुट किए, पहला मैंने इनपुट किया 56 और दूसरा किया 78। तो इसने हमारा आउटपुट दिया बिग नंबर इज़ 78। इस प्रकार से हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना दूसरा प्रोग्राम लिख लिया। इस प्रोग्राम में हम यूज़र से एक नंबर लेंगे और उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कि वो नंबर ओड है या इवन। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमने इंटीजर ए डिक्लेयर किया और उसके बाद इन दोनों लाइनों में हमने इस ए को इनपुट करवाया और उसके बाद हमने इफ के अंदर कंडीशन लिखी, इफ ए मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, कि अगर हमारा ए मॉडुलस 2 0 के इक्वल होता है तो लाइन प्रिंट हो जाए नंबर इज इवन। तो हम जानते हैं कि जितने भी हमारे इवन नंबर होते हैं उन सभी का रिमाइंडर 2 के साथ 0 आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे नंबर इज इवन। और अगर ए मॉडुलस 2 0 के इक्वल नहीं है तो ये हमारी लाइन प्रिंट होगी, प्रिंट एफ नंबर इज ओड। तो इस प्रकार से हमारा ये इफ एल्स स्टेटमेंट काम करता है कि अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये लाइन प्रिंट करवाएंगे और अगर हमारी इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये एल्स वाला पार्ट चलता है जिसमें हमारी ये लाइन प्रिंट होगी। तो एक टाइम पर केवल एक ही पार्ट चलेगा, या तो इफ या एल्स। तो देखिए मैंने नंबर यहाँ पर एंटर किया 6 और हमारा आउटपुट आया नंबर इज इवन। तो अब हम इसको एक और बार रन करते हैं और एक ओड नंबर भी इनपुट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। तो अब की बार मैंने इनपुट किया 7 और हमारा आउटपुट आया नंबर इज ओड। तो अब हम अपना लास्ट वाला प्रोग्राम भी देख लेते हैं जिसमें हमने स्विच केस की हेल्प से एक कैलकुलेटर बनाया था। तो देखिए इसमें मैं सबसे पहले मैंने लिखा इंटीजर ए बी। मैंने इंट टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर किए ए बी और उसके बाद मैंने कैरेक्टर टाइप का एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम रखा मैंने ओ। और उसके बाद इन दोनों लाइनों में मैंने प्रिंट करवाया एंटर नंबर एंड ऑपरेशंस प्लस माइनस इनटू एंड डिवाइडेड बाय। तो ये लाइन हमारी एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद स्कैनएफ की हेल्प से हमने दो नंबर्स को इनपुट किया और उसके साथ एक कैरेक्टर टाइप के ऑपरेशन को इनपुट किया जो हम उन दोनों नंबर्स पे करवाना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा परसेंटेज डी और परसेंटेज सी। परसेंटेज डी कैरेक्टर टाइप वेरिएबल का फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा और इसकी वैल्यू हमारी ओ में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें अपने नंबर्स मिल जाएंगे और हमें वो ऑपरेशन मिल जाएगा जो हमें इन नंबर्स पे कराना है। तो उसके बाद मैंने स्विच स्टेटमेंट लगाया जिसके अंदर मैंने केस लिखा ओ। तो देखिए अब क्या होगा, अब इस जो ओ की वैल्यू होगी जो हमारा स्विच के अंदर केस होगा उस केस की वैल्यू इन सभी केसेस से चेक होगी और जिस केस के साथ ये वैल्यू मैच हो जाएगी उसके सामने वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए इस ओ की वैल्यू है मल्टीप्लाई, इस तो अगर ओ की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो ये केस मल्टीप्लाई वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसके बाद हमारे ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प से हम स्विच केस से भी बाहर आ जाएंगे। और देखिए यहाँ पर हमने इन सभी केसेस के अंदर एक प्रिंट एफ में लिखा है परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी। तो यहाँ पर इन तीनों परसेंटेज डी की जगह, जैसे ये हमारा पहला परसेंटेज डी है तो इसकी जगह पर ए प्रिंट होगा क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा है ए। और दूसरे परसेंटेज डी की जगह यहाँ पर प्रिंट होगा बी और उसके लास्ट में हमारा रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा जो भी इन ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा। तो मान लीजिए हमारे इस ओ की वैल्यू किसी भी केस के साथ मैच नहीं होती तब हमारा ये डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जिसमें हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया रॉन्ग इनपुट। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट आया एंटर नंबर्स एंड ऑपरेशन। तो इसमें मैंने नंबर इनपुट किए 6 और 9 और उसके साथ मैंने ऑपरेशन इनपुट किया मल्टीप्लाई का। तो देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट आया 6 × 9 = 54। तो इस प्रकार से हमारा ये स्विच स्टेटमेंट काम करेगा। तो मैं एक और बार इसको रन करता हूँ। तो देखिए जब मैंने इसको दूसरी बार रन किया तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज दी 6 9 और आई। तो हमारे ऑपरेशन में मैंने आई दिया तो जो कि हमारे इस केस में डिफाइन नहीं है तो इसलिए हमारे डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ और ये लाइन रॉन्ग इनपुट प्रिंट हुई। तो इस प्रकार से हमारा स्विच स्टेटमेंट काम करता है। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू।